अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावीज़। दोस्तों, आज मैं आपको शेंजन स्टेट्स के 3 ऐसे ममालिक के बारे में बताऊंगा कि जिनका वीज़ा आप एक ही एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। अगरचे हर वीज़ा जो है ये 28-29 ममालिक जितने भी शेंजन स्टेट्स के हैं उनको कवर करता है, लेकिन आज मेरा एक ख़ास मकसद है आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का कि ये वीज़ा ऐसा है कि जो आप बगैर किसी प्रोफेशनल हेल्प के खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो किसी प्रोफेशनल से हेल्प ज़रूर लें, लेकिन किसी नॉन प्रोफेशनल से हेल्प ना लें। या जो बंदा 3-4 चक्कर लगा चुका है यूरोप का तो वो आपको गाइड करेगा, तो इसमें भी आप उस पर ट्रस्ट ना करें क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो डे बाई डे चेंज होती रहती है। तो चूंकि जो बंदा एक दफ़ा विज़िट कर चुकता है उसके लिए एम्बेसी थोड़ी लीनियंट हो जाती है, उस पर ट्रस्ट हो जाता है कि अब ये बंदा रहने वाला नहीं, ये टूर करने वाला है या फ्रीक्वेंट फ्लायर है। तो जनाब, वो जो 3 ममालिक हैं उनमें एक जो मेजर कंट्री मैं आपको बताऊँ वो है हंगरी, उसके बाद एस्टोनिया और लिथुआनिया। ये तीनों ममालिक जो हैं इनकी वीज़ा रेशो भी बहुत आला है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये कि इसको अगर आपके पास आपकी जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये वीज़ा आप आसानी से आज खुद अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपने करना क्या होता है कि आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है और अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे खुद ही एम्बेसी में जाकर सबमिशन देनी है। और ये एम्बेसी जो है हंगरी, पाकिस्तान में अगर बात करूँ तो हंगरी एम्बेसी जो है वो एस्टोनिया की एप्लीकेशन भी लेती है और लिथुआनिया की एप्लीकेशन भी लेती हैं। लेकिन ये एम्बेसी जो है ये आपको इंटरव्यू करती है। इंटरव्यू जो है नॉर्मली जो वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, लेकिन कभी कभार एम्बेसी ये आपको इख्तियार देती है कि वो लोकल लैंग्वेज में, उर्दू वगैरह में या आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसमें इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती है। लेकिन बेस्ट यही है कि अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू कंडक्ट करें, इंग्लिश में इंटरव्यू दें, तो ये सबसे बेहतर होगा। एक और ख़ूबसूरत बात यह है कि कोई और किस नेशन का रेजिडेंट है, अगर वो पाकिस्तान में रेजिडेंस वीज़े पे रह रहा है, किसी और मुल्क का बाशिंदा है, तो वो भी इन एम्बेसीज में या हंगरी की एम्बेसी में अप्लाई कर सकता है और उसे मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता ख़ास तौर पर मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा अपने अफ़गान भाइयों का। अफ़गानिस्तान से जो रेजिडेंट हैं, अफ़गानी बाशिंदे हैं, वो जो पाकिस्तान में आके वीज़े पे हैं, तो वो भी हंगरी का वीज़ा, एस्टोनिया का वीज़ा या फिर लिथुआनिया के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। सिर्फ ये कि आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सिंगल एंट्री, पहला वीज़ा तो सिंगल एंट्री मिलता है, उसके बाद मल्टीपल एंट्री या 2 एंट्री वीज़ा भी आपको मिल सकता है। अगर आपने इन तीनों ममालिक का सफ़र करना है तो तब भी आप हंगरी की एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर इनसे हट के किसी और मुल्क में भी आप शेंजन स्टेट वीज़े पर जाना चाहें, मिसाल के तौर पर आप जर्मनी, फ्रांस, इटली जाना चाहें या लग्जमबर्ग या फिर किसी भी मुल्क में स्पेन वगैरह में, तो फिर आपको हंगरी में वीज़ा तभी अप्लाई करना है कि अगर आपका स्टे हंगरी में दीगर ममालिक से ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर अगर हंगरी में आप 10 दिन रहते हैं तो आपने फ्रांस में भी 6 दिन रहना है, तो आप हंगरी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने फ्रांस में 10 दिन रहना है और 6 दिन आपने हंगरी में रहना है, तो फिर आपको फ्रांस में वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, ना कि हंगरी में। तो अगर हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाएं तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट जो 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद ज़रा जो मैंने पहले बताया कि आपकी कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म हो, साइंड हो, और उसके बाद जो है ना वो आपके पास बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा जनाब आपका अगर बिज़नेस है तो आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन या फर्म रजिस्ट्रेशन और आपका टैक्स रजिस्ट्रेशन हो, और फिर आपका जो है ना वो पिछले 2 साल की कम अज़ कम टैक्स रिटर्न्स भी शामिल हों। लेकिन अगर आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे दें तब भी कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप टैक्स रिटर्न नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एनटीएन दे रहे हैं, तब भी ठीक है। कंपनी रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी नहीं दे सकते तो फिर कोई और जो दस्तावेज़ है उसको प्रूफ करने के लिए वो भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका बिज़नेस ऐसा है, जैसे मैं मिसाल दे दूँ,
अपना लाइफ स्टॉक का या पोल्ट्री फार्मिंग का, और जिनमें टैक्स एग्जम्प्ट है तो वो एक टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होता है, वो आपको मिल जाता है। टैक्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट फिर आपको प्रूव करना होगा, और अगर आप नहीं दे सकते कोई भी डॉक्यूमेंट तो उसकी आपने रीज़न बतानी है कि आप क्यों नहीं दे सकते, उसकी क्या वजह है। और इसके अलावा अगर आप मुलाजम हैं, सरकारी मुलाजम हैं, तो फिर आपने पिछली 3 माह की पे स्लिप्स देनी है बैंक स्टेटमेंट के साथ, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयमेंट का वो कॉन्ट्रैक्ट दे दें, या फिर आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो दे दें, या फिर एक सर्विस का जो लेटर होता है वो आप दे दें कि आप कितने वर्षे से काम कर रहे हैं और कितनी सैलरी ले रहे हैं, डेजिग्नेशन क्या है, किस ओहदे पे काम कर रहे हैं, और साथ में आपको एक लीव लेटर भी देना पड़ेगा कि कितना अर्सा के लिए आप ओवरसीज़ में जा रहे हैं, उसमें एक्स पाकिस्तान लीव का लिखा होना ज़रूरी है, और साथ साथ में एक एनओसी भी आपने देंगे जो इस वक्त आप इमीडिएट बॉस से देंगे। जब आप एम्बेसी में अप्लाई करें तो आपने इमीडिएट बॉस से एनओसी देना है, आपने कहीं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वगैरह से नहीं देना है। लेकिन अगर जब आप ट्रैवल करेंगे तो फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से ही वो देना पड़ेगा जो एनओसी है। तो इसके अलावा जनाब अगर आप प्राइवेट हैं तो फिर आपको एनओसी तो नहीं, एनओसी तो ऑब्वियसली उसके अंदर बेशक लिख दें, लेकिन उसके लिए एक्स पाकिस्तान लीव लिखना और ये लिखना ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी क्या है, कितने से काम कर रहे हैं, और जाएंगे तो वापस जब आप आएंगे तो फिर आपको तमाम फ्रिंज बेनिफिट्स और सेम सैलरी पर उसी मुलाजमत में वो ले लेंगे। ये चीज़ भी होनी चाहिए। बिज़नेस में अगर आप जा रहे हैं तो फिर आपने ये भी देना है कि उसके जब आप चले जाएंगे तो पीछे आपकी जो देखभाल है बिज़नेस की वो कौन करेगा। जैसे अगर आप सीईओ है तो उस आपकी जगह पे कौन काम करेगा, या फिर अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो आपकी दुकान पीछे कौन चलाएगा। तो ये चीज़ पीछे किसी बंदे को नॉमिनेट करना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। आपने एक टिकट बुकिंग लेनी है, सिर्फ बुकिंग लेनी है, टिकट परचेज नहीं करना है। और जितना अर्सा के लिए आपने रहना है उसका आपने उन डेट्स का आपने टिकट ले लेना, वही डेट्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखनी है, और उन्हीं डेट्स की आपने कोई होटल रिजर्वेशन करवा देनी है हंगरी में, लिथुआनिया में या एस्टोनिया में, कहीं भी जहां आप जाना चाहते हैं। तो उसके अलावा अगर आपका वहाँ कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जो आपको होस्ट कर रहा है, तो बेशक आप फिर होटल बुक ना करवाएं, कोई भी आप हॉस्टल वगैरह ना लें, कोई गेस्ट हाउस ना लें, बल्कि उनसे जो अकोमोडेशन का एक लेटर ले लें कि आप रिहाइश जो है वो उनके पास रखेंगे। तो ये आपका एक तो बर्डन भी शेयर हो जाएगा एक्सपेंसेस का, तो एम्बेसी आपको ज़्यादा बेहतर से तरीके से कंसिडर कर लेगी। एफआरसी भी देना आपने, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी आपने देना है। और जो बैंक स्टेटमेंट का मैंने जिक्र किया, बैंक स्टेटमेंट आपकी कम अज़ कम 6 मंथ की हो, 3 मंथ की नहीं, 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। और पे स्लिप्स बेशक आप 3 मंथ्स की दे दें, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उससे ज़्यादा वो डिमांड ही नहीं करते हैं। इसके अलावा जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो जो उनके रिकमेंडेड जो कंपनीज हैं वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी कि इन कंपनी से ही आपने इंश्योरेंस करवानी है। वो उनसे हट के अगर आप किसी कंपनी से इंश्योरेंस करवाएंगे तो वो इंश्योरेंस जो है आपकी वैलिड सवर नहीं होगी, और आपका वीज़ा जो है उसका डिसीजन जो है वो लेट हो सकता है। इसके अलावा या फिर रिफ्यूज़ल तक आ सकता है। इसके अलावा जो फोटोग्राफ है वो भी उनके क्राइटेरिया के मुताबिक होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में हो, और लगभग जो 35x45 जो उसका है उस साइज़ की हो जाए। तो एक तो वो आपकी चाहिए, CNSC चाहिए आपका। अगर आप रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड पर्सनैलिटी हैं किसी डिपार्टमेंट से, तो फिर आपने अपनी पेंशन बुक या पेंशन का रिकॉर्ड दे देना है और रिटायरमेंट ऑर्डर दे देना है, तो कोई मसला नहीं है। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँ कि जो रिटायर्ड पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो रिटायर्ड लोग होते हैं, उनके लिए कोई भी एम्बेसी इतनी प्रॉब्लम नहीं करती है, वो आपको फ़ौरन वीज़ा दे देती है। तो आगे अगर हम बढ़ें तो अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो फिर आपको अपील का राइट भी है। अच्छा, सबसे इसमें और भी बहुत सी अच्छी बात है जो मैंने आज मैं आपको ये हंगरी, लिथुआनिया, एस्टोनिया की बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि 15 डेज़ में आपका रिजल्ट आ जाता है, इसमें कोई डिले नहीं होती, कोई 16वां दिन नहीं लगता। अगर कोई छुट्टी वगैरह आ जाती है तो चले आगे पीछे हो सकती है बात 1-2 दिन, लेकिन ये 15 दिन में इनका रिज़ल्ट आ जाता है। और बाज़ में तो उससे भी जल्दी आया रिज़ल्ट, और पॉजिटिव रिज़ल्ट आया, जो हमारे एक्सपीरियंस में है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट भी है और जल्दी भी रिज़ल्ट आया है। इसके अलावा जनाब अगर खुदा न खास्ता आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है तो फिर उसके लिए अपील है, और अपील
विद इन 8 कैलेंडर डेज, नॉट वर्किंग डेज। अगर फ़र्ज़ करें 8 दिनों में 4 छुट्टियां भी आ गई ना, तब भी आपका 8 दिन 8 कैलेंडर डेज के अंदर ही आपने अपील करनी है। अपील की भी ये फ़ी है तकरीबन 50% है उसकी, जो आपकी वीज़ा फ़ी है उसकी 50% है, तो वो भी आपने वहीं सबमिट करवा देनी है और अपील जो है वो लॉन्च कर देनी है। तो अपील का अगर डिसीजन जो है वो आपके हक में आता है या अगेंस्ट आता है, अगर हक में भी आता है तब भी जो अपील की जो फ़ी है वो रिफ़ंडेबल नहीं है और ना ही वीज़ा फ़ी रिफ़ंडेबल है। तो जनाब ये थी इंफॉर्मेशन आपकी एस्टोनिया, लिथुआनिया और हंगरी के हवाले से। एक दो क्वेश्चन है वो मैं चाहता हूँ कि उनको भी शामिल कर लूँ। तो ये क्वेश्चन मेरे पास आ गए हैं जनाब। मुअज़्ज़म अली कहते हैं जी, एक बंदा केयर वीज़ा पे यूके आया, फिर अगर वो बाय एयर नॉर्दर्न आयरलैंड आकर फिर वहाँ से बाय रोड डबलिन आके असाइलम करता है, लेकिन क्या 1 मंथ बाद वो असाइलम विदड्रॉ करके वापस यूके जाके अपना केयर वीज़ा किसी और वीज़ा में स्विच करवा सकता है, जबकि उसके केयर वीज़ा स्टेटस भी अभी तक वैलिड है? अच्छा, अब मैं आपकी बात समझ गया हूँ और आपने सवाल क्यों किया, इसके पीछे क्या कहानी है वो भी मैं समझ गया हूँ। लेकिन मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ। पहली बात यह है कि अगर आप एग्ज़िट करते हैं आयरलैंड, सॉरी यूके से आयरलैंड की तरफ, तो वो आप करेंगे इलीगल मीन्स के ज़रिए। लीगल मीन्स के ज़रिए आप नहीं जाएंगे, क्योंकि लीगल अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आपको एम्बेसी से वीज़ा लेना होगा। और अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड में जाके वहाँ बॉर्डर जाम करके आयरलैंड में चले जाते हैं, डबलिन में चले जाते हैं, जो आयर है वहाँ चले जाते हैं, तो फिर वहाँ आपको अप्लाई करना चाहते हैं आप असाइलम, तो ये मैं आपको बात बता दूँ कि आप वहाँ असाइलम करेंगे भी तब ये फिर आपका केस जो है वो यूके में चलेगा, ना कि आयरलैंड में। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आयरलैंड जाते तो फिर आयरलैंड में आप केस कर सकते थे असाइलम का, लेकिन आप यूके में थे और यूके से आप वहाँ पे गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि फिर वो आपको या तो उसी वक्त वापस भेज देंगे यूके में, या फिर आपका केस लेके तो फिर आपको यूके वापस उन्होंने भेज देना है। तो इस तरह जो आपका अगला प्लान है कि जी मैं महीना रहूँगा और महीना में अपना गुजारा कर लूँगा और उसके फिर मैं वापस जाके कोई और स्विच, किसी ने आपको लारा लगाया होगा कि आपको दूसरा वीज़ा करा देंगे, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप वहाँ जाकर असाइलम करेंगे, आपको फिर यूके तो भेज दिया जाएगा, लेकिन फिर आप असाइलम पे रहेंगे, आपका ये वीज़ा शीज़ा सारा ख़त्म हो जाएगा, पासपोर्ट भी आपका सरेंडर हो जाएगा या बैन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ऐसे हवा में कोई तीर चला रहा है या आपको ऐसी हिदायत दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है और कोई भी इसका लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब ऑब्लिगेशन इस तरह का है कि मिसाल के तौर पर जब आप जाएंगे तो आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, आप जाएंगे वहाँ पे इलीगल, तो आप जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वो सारा रिकॉर्ड आपका निकल आएगा यूके का और आपका वीज़ा जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपका या कैंसिल हो जाएगा, और आपका या तो अगर आपने पासपोर्ट जो है वो प्रेजेंट किया है, सरेंडर कर दे, तो वो तो ऑलरेडी उन्हीं के पास होगा, और अदरवाइज वो आपका पासपोर्ट भी कैंसिल सवर होगा। तो ये जो है ना, ये काम बड़ा गलत है, आपने इसका नहीं करना है। तारिक मोहम्मद साहब कहते हैं गुड इन्फॉर्मेशन सर। ये उन्होंने यूके में जो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से हमारी वीडियो थी, ये लास्ट वीडियो, तो उनने उस हवाले से कहा है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन। जी बहुत शुक्रिया तारिक साहब। मौसम शहजाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी भाई, अगर मैं जाना चाहूँ बोट्सवाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोट्सवाना जाने के लिए वो आपने यकीन मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें कोई इतना लंबा चौड़ा है नहीं है, ना आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना आपको होटल रिजर्वेशन चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए आपको, जस्ट पासपोर्ट फ़ोटो और आईडी कार्ड चाहिए, और इस पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें और आपका वहाँ माइनस सी फ़ी है उनकी, वो फ़ी आप पे करेंगे और उसके बाद आपका वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा आ जाए तो आप ट्रैवल कर लें। हाँ, आपका चूँकि ऑनलाइन वीज़ा होता है इसलिए थोड़ा सा ट्रबल करते हैं एयरपोर्ट में, तो उसमें आप जो वो मैनेज कर लीजिएगा चीज़ें, तो उसमें कोई मसला नहीं है। उम्मीद है सरकार आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।